जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा लेक्चर 2 है और इसमें हम लोग जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज़रूरत क्यों है, उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है कुछ स्पेशल टर्म्स को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन है उसको डिस्कस किए थे। इसके अलावा उस तीनों टर्म्स को मिला करके कौन कौन से फॉर्मूले जनरेट किए जा सकते हैं, हमने उसको डिस्कस किया था। उसके बाद जो है हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो दिए थे, और उसके बाद जो है आज का हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पिछले क्लास में जो है हम लोग जैसे बात किए थे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है जनरली एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मतलब आईआर रेडिएशन जब हम देते हैं किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उस केमिकल कंपाउंड के बीच में, तो वो जो बॉन्ड होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और उसी वाइब्रेशन के आधार पर हम लोग पता करते हैं कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसमें जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम लोग फंक्शनल ग्रुप बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। मतलब हुआ जैसे अगर हम कार्बोनिल ग्रुप का बात करते हैं तो वो अप्रॉक्स जो है 1700 टू 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स फ्रीक्वेंसी के आसपास जो है उसका स्ट्रेचिंग शो करता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए फिनॉल की बात करें, तो उसका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। मतलब जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है, सबका एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो फिक्स होता है, और कभी भी कोई दो स्ट्रक्चर का जो वाइब्रेशन है वो सेम नहीं हो सकता है। हम लोग ये जो अभी जो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें बीएससी के सिलेबस में पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी के में अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, और यदि आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखा है, तो ये वाला जो सिलेबस है ये आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा। इवन आप मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि अगर आप मेरा पूरा लेक्चर को देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का बीएससी लेवल का, तो यूपीएससी के पेपर में या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या फिर जैसे झारखंड स्टेट में जो अभी हमारा लैब डेमोन्स्ट्रेटर का जो आया हुआ है, उसका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, या भी कोई भी आपका जो स्टेट पीसीएस का स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, वो इसमें टोटल कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा क्लास। और तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिस, और बेसिस को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइए हमारे लेक्चर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिस। तो बेसिस का मतलब होता है कि जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है किस बेसिस पर काम करता है। तो इसका एक सिंपल सा बेसिस है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल। मतलब जो भी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तभी जा कर के वो आईआर का जो रीजन में जो हम लोग जिस टाइप से स्टडी करते हैं वहाँ पर स्टडी फर्दर पॉसिबल हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ आईआर रेडिएशन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल एंड इट्स स्ट्रक्चर। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है हमारा, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस फ्रीक्वेंसी का उसमें वेवलेंथ पास कर रहा है इंफ्रारेड रीजन के वेवलेंथ में से, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये दो चीज़ अगर हमारा सही रहेगा तो ही एब्जॉर्प्शन जो है बेहतर से बेहतर होगा। थर्ड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन लीड्स टू इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड हेंस देयर इज अ वाइब्रेशन अकर इन द मॉलिक्यूल। ये कहता है कि मॉलिक्यूल में जब तक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा तभी जा कर के उस मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज करेगा, और तब जा कर के उस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन आएगा।
फोर्थ पॉइंट कहता है एब्जॉर्प्शन कर्व और आईआर स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब हुआ एब्जॉर्प्शन कर्व या आईआर स्पेक्ट्रम जो है, हम लोग जो आईआर स्पेक्ट्रा को जो स्टडी करते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को हम लोग एब्जॉर्प्शन कर्व या फिर आईआर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये हमें मिलता है जब हम ऑर्डिनेट में, मतलब जैसे ये हमारा ग्राफ है तो ऑर्डिनेट में हम लोग या तो एब्जॉर्बेंस या फिर ट्रांसमिटेंस को लिखते हैं, और एब्सीसा में जो है हम लोग यानी कि एक्स एक्सिस में हम लोग यहाँ पर जो है वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं इन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हमें जब ये जो इंटेंसिटी ग्राफ जो है हमारा एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, तो ये ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो जो हमको चार्ट मिलेगा वही हमारा आईआर स्पेक्ट्रा का ग्राफ होगा, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कर्व बोलेंगे या फिर आईआर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आईआर स्पेक्ट्रम। ये हमारा जो है आईआर का ग्राफ है, जिसको हम लोग आईआर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन कर्व भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग वाई एक्सिस में ट्रांसमिटेंस को लेते हैं और यहाँ जो है ऊपर में जो है पीक पॉइंट पर 100% ट्रांसमिटेंस होता है और बेस पॉइंट पर 0% ट्रांसमिटेंस होता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी को जो है हम लोग सेंटीमीटर इन्वर्स में लेते हैं, इसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इन्वर्स भी बोल सकते हैं या फिर वेव नंबर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज होता है और राइट हैंड साइड में डिक्रीज होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 0% ट्रांसमिटेंस जो होता है इज इक्वल टू 100% एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो ये बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, 0% ट्रांसमिटेंस इक्वल टू 100% एब्जॉर्बेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें 100% ट्रांसमिटेंस हो रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस मॉलिक्यूल में जो है वेवलेंथ का 100% एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। इसको हम लोग वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। अगर 0% एब्जॉर्बेंस लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो 100% ट्रांसमिटेंस है, यानी कि उसमें कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सब कुछ पास कर जा रहा है। तो ये हम लोग देखें, ये हमारा ग्राफ है, आगे भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये ग्राफ जो है कुछ इसी तरह का होता है, मतलब और भी अलग अलग थोड़ा सा अलग होता है ग्राफ, बट दे आर एनालोगस टू दिस ग्राफ। ग्राफ को हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा का मतलब अगर हम लोग विजिबल रेंज में बात करेंगे तो बैंड ऑफ कलर होता है, क्योंकि बैंड ऑफ कलर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन आईआर के केस में क्या होता है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, कंप्यूटर उसका स्पेक्ट्रा जनरेट करता है और उसको हम लोग रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके पेन एंड पेपर के हेल्प से जो है स्टडी करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ था। इस नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस आईआर इंस्ट्रूमेंटेशन, मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट पॉइंट इज source. It is the source from where we can get IR radiation, and it can be obtained from the two type of gluer. First one is Nernst gluer and second one is silicon carbide gluer. ठीक है, तो इन दोनों ग्लोअर की हेल्प से जो है हम लोग IR रेडिएशन को जनरेट कर सकते हैं। एंड नर्स ग्लोअर इट इज मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ एन एलॉय ऑफ जिरकोनियम, इट्रियम एंड erbium, and this glower is heated up to a degree of 1500 degree centigrade, and after that it radiate IR radiation, and from this IR radiation we can use further in this spectrometer for the analytical studies. And next one is the silicon carbide gluer. It is also act as a source for the source for the IR spectrometer. And next point is cell compartment. Cell compartment is basically a house in which sample cell is placed. And third point is sample cell. sample cell जो होता है वो एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हम सैंपल को रख करके सेल कंपार्टमेंट में रखते हैं। सैंपल सेल इज मेड अप ऑफ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड, सीजियम फ्लोराइड, एंड देयर आर सो मेनी अदर सॉल्ट्स फ्रॉम विच वी कैन मेक दिस सैंपल सेल। सैंपल सेल में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सैंपल सेल होते हैं वो प्लेट्स के जैसा होता है, जैसे हम ग्लास का आप लोग प्लेट देखे होंगे, ठीक उसी तरह सैंपल सेल होता है। और उस सैंपल सेल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास सॉलिड सैंपल है तो उसको हम लोग उस सैंपल के बीच में रखेंगे और उसके ऊपर एक और प्लेट को रखते हैं। प्लेट्स को रखने के बाद जो है उसको हम लोग सेल कंपार्टमेंट में रखते हैं और फर्दर स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मान लीजिए कि
गैस को अगर हमको स्टडी करना है तो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइंड सैंपल सेल आता है। लिक्विड सैंपल का हम लोग जो है 2 प्लेट के बीच में एक थिन लेयर लगाते हैं और उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करके जो है हम लोग सेल कंपार्टमेंट में रखते हैं। और सॉलिड सैंपल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पाउडर बनाते हैं सॉलिड सैंपल का। उसके अलावा जो है सैंपल सेल जो है हमारा रॉक सॉल्ट से बना होता है। तो रॉक सॉल्ट यानी कि जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या पोटासियम ब्रोमाइड हो गया, तो उसको भी हम लोग ग्राइंड करके उसका भी पाउडर बनाते हैं। उसका भी पाउडर बनाने के बाद क्या करते हैं, कंप्लीटली सैंपल को और पोटासियम ब्रोमाइड को या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सीजियम फ्लोराइड, जिस भी सॉल्ट का जो सैंपल सेल हमारे पास अवेलेबल है ज़रूरत के हिसाब से, उसको मिक्स करके एक हाई प्रेशर मशीन के अंदर प्रेस अप करते हैं। इतना प्रेस करते हैं कि जो हमारा सैंपल सेल का जो पाउडर रहता है, जो भी सॉल्ट रहता है, वो सॉल्ट जो है मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के हमारा जो रिक्वायर्ड सैंपल है केमिकल कंपाउंड उसको सील कर देता है और सील करके एक पिलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक टैबलेट बना देता है। उस टैबलेट को हम लोग सेल कंपार्टमेंट में रख करके स्टडी करते हैं। तो हम लोग देखें 3 तरह से, एक गैस के लिए हम लोग स्पेशली डिज़ाइंड सैंपल सेल यूज़ करते हैं। लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, 2 रॉक सॉल्ट के प्लेट के बीच में एक पतला सा लेयर लगा करके लॉक करके स्टडी करते हैं। और जो सॉलिड सैंपल रहता है उसका हम लोग पिलेट्स बना करके यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग को डिटेल में एमएससी में पढ़ना है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल इसके बारे में आप लोग को नहीं जानना है। And fourth one is grating. Grating is used to separate a light of required wavelength from a mixture of light into a and it convert into a monochromatic radiation. Means we can say that grater it is a type of machine which is used to separate a required frequency of light. Means with the help of this grating we can separate monochromatic radiation from a mixture of radiation. मतलब कि जो भी हमारा जो लाइट का रेडिएशन मिक्सर मिल रहा है हमको, उसमें से जो भी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट है उसको हम लोग सेपरेट करके मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है, वो पता लगाता है कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या स्ट्रक्चर है। एंड रिकॉर्डर जो है, जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके इट सेंड द सिग्नल टू द रिकॉर्डर एंड रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स द सिग्नल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट विच वी कैन यूज फॉर आवर एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, देखिए जो भी मॉलिक्यूल IR एक्टिव होता है तो उसमें क्या होता है कि 2 टाइप का वाइब्रेशन हमें मिलता है। सपोज कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अगर उसने इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है तो वहाँ पर हमको या तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिलेगा या फिर बेंडिंग वाइब्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को ये 2 ही वाइब्रेशन मिलते हैं और इसको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म को हमें जानना होगा। तो सबसे पहला जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इसको हम लोग सेंट्रोसिमेट्रिक भी बोलते हैं। सेंट्रोसिमेट्रिक, सेंट्रोसिमेट्रिक क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर होते हैं, सपोज कीजिए कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसमें जो है ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग इस तरह पहचान सकते हैं कि उसके सेंटर में हम जाएंगे, सेंटर से अगर हम लोग मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर x फंक्शनल ग्रुप है तो सेम इसी डायरेक्शन में अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मिल रहा है। तो अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा तो वो मॉलिक्यूल हमारा सेंट्रोसिमेट्रिक है। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कोई एक भी स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लीजिए यहाँ पर x ना होकर के O होता, तो ये अगर ये लाइन में अगर एक लाइन में अगर मान लीजिए सेम मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट, तो भी ये सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होगा। सेंट्रोसिमेट्रिक तभी होगा जब उसके +x डायरेक्शन में और -x डायरेक्शन में सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, +y डायरेक्शन और -y डायरेक्शन में भी सेम ग्रुप मौजूद होना चाहिए। तो जो भी मॉलिक्यूल है हमारा,
अगर हम उसका IR स्टडी कर रहे हैं, तो इफ़ एनी मॉलिक्यूल विच इज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री, विच हैज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन सच मॉलिक्यूल्स आर IR इनएक्टिव एंड इट्स सिमेट्रिक वाइब्रेशन आर IR इनएक्टिव। कहने का नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखिए, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल में मान लीजिए कि ये जो बॉन्ड है वो इस तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेच हो रहे हैं। मीन्स ये जो बॉन्ड है कुछ इस तरह लंबा हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगा। या फिर इसका सेकेंड टाइप ये हो सकता है कि ये दोनों बॉन्ड जो है अंदर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इंटरनली शिफ्ट हो रहे थे, ये भी हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया, एक समानांतर स्ट्रेचिंग। अब आते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होता है कि वन बॉन्ड इज कंप्रेसिंग एंड वन बॉन्ड इज स्ट्रेचिंग। तो ये इस टाइप का जो अगर स्ट्रेचिंग होगा तो वो हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को, और उसको डिस्कस करने से पहले ये हम एक मीथेन मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मीथेन मॉलिक्यूल है और इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह पकड़ते हैं, मान लीजिए कि जैसे ये हमारा प्लेन ऑफ बोर्ड है, और सपोज़ कीजिए कि ये भी हमारा प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो इसमें अगर हम इस मॉलिक्यूल को स्टिक करते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक बॉन्ड जो है CH बॉन्ड वो प्लेन ऑफ बोर्ड से बाहर आ रहा है, और एक बॉन्ड जो है प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। इसके अलावा ये जो दो बॉन्ड है वो इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है या फिर प्लेन ऑफ पेपर है। तो इसी स्ट्रक्चर को जब हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ये जो हमारा पीछे वाला हाइड्रोजन है उसको हम ये डॉटेड बॉन्ड से शो करते हैं, ठीक है, डैश बॉन्ड से। और ये जो हमारा हाइड्रोजन जो कमिंग टुवर्ड्स मी है, इस हाइड्रोजन को हम लोग वेज बॉन्ड से शो करेंगे। उसके अलावा ये जो प्लेन बॉन्ड है ये हमारा ये ऊपर का हाइड्रोजन और ये नीचे का हाइड्रोजन जो कि इस प्लेन में है उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। अब आइए इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम लोग पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को समझते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकेंड वन इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है मीथेन मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरह बोर्ड में सजाए हैं कि जो इसका दो हाइड्रोजन है हमारे प्लेन में आएगा, एक जो है फ्रॉम द परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, एंड अदर हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर और बॉन्ड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये भी जो CH बॉन्ड है वो भी बाहर की ओर स्ट्रेच हो रहा है, और जो अपर वन CH बॉन्ड है वो भी बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। या फिर अगर ये अंदर की ओर कंप्रेस होता है दोनों बॉन्ड एक साथ, तो भी ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है कि वहाँ पर वन CH बॉन्ड आपका स्ट्रेच होगा, स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेचिंग तो दोनों बॉन्ड में होगा, लेकिन फर्स्ट वन जो है एक्सपेंशन होगा बॉन्ड में और सेकेंड बॉन्ड में कंप्रेशन होगा। ये दोनों एक साथ होता है, मतलब एक इधर बाहर की ओर निकल रहा है, एक अंदर की ओर घुस रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इधर दोनों बॉन्ड बाहर निकल रहा है या फिर दोनों बॉन्ड अंदर की ओर घुस रहा है। तो ये हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हुआ, ये हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हुआ। तो मीथेन मॉलिक्यूल में हम लोग देखें कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ये टू टाइप्स का होता है और कुछ इस तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेंडिंग वाइब्रेशन, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन विच टेक प्लेस इन मीथेन मॉलिक्यूल, and these 4 bending vibration are divided into 2 type of bending vibration. One is in plane bending vibration and second one is out of plane bending vibration. And in plane bending vibration take place in a plane, and in case of out of plane bending vibration takes place from the out of plane. इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह समझते हैं। देखिए, बेंडिंग वाइब्रेशन में जो है फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन प्लेन वाइब्रेशन
और इन प्लेन वाइब्रेशन जो था मतलब देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन टेक प्लेस इन मीथेन मॉलिक्यूल, एंड out of which there are 2 types of vibration, bending vibration, which are in plane bending vibration. And out of this 2 type of vibration, bending vibration, first one is scissoring vibrations. हम लोग जानते हैं सीजर कुछ इस तरह चलता है कैंची, तो ठीक उसी तरह क्या होता है कि जब ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इसको जब हम लोग इस तरह मतलब होल्ड करते हैं तो यहाँ पर सीजरिंग होगा, तो ये जो 2 बॉन्ड है वो कुछ इस तरह अंदर की ओर प्रेस अप होंगे या बाहर की ओर जाएंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये इस तरह होंगे, और ये हमारा सीजरिंग होता है, ये प्लेन में ही होता है। सेकेंड वन इज रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड जो है हाइड्रोजन का ये या तो ऐसे यहाँ से जो है कुछ इस तरह होगा, दोनों हाइड्रोजन या तो ऊपर जाएगा या दोनों हाइड्रोजन नीचे जाएगा, ये प्लेन में ही मगर चिपके रहेगा, तो ये हमारा रॉकिंग हो गया। थर्ड वन हम आते हैं आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, ये भी 2 टाइप्स का होता है, ये हमारा वागिंग है और ये हमारा ट्विस्टिंग है। वागिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, सपोज कीजिए कि ये 2 हाइड्रोजन है इस तरह यहाँ पर अटैच है, ठीक है, यहाँ पर ये मैं इसको एकदम फिगर को ऐसे एडजस्ट करता हूँ, ये हमारा जो ये कुछ इस तरह अटैच है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन है, ये हाइड्रोजन इनवर्ड है, एंड दिस 2 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये 2 हाइड्रोजन जो है इस तरह होगा, या तो ये अंदर बाहर आएंगे या फिर प्लेन का अंदर घुसेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा हो गया वागिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि ये जो है ये बाहर की ओर आके ऐसे ट्विस्ट करेगा, या तो अंदर की ओर घुस के ऐसे ट्विस्ट करेगा, या और जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो भी या तो बाहर की ओर आके ऐसे ट्विस्ट होगा या फिर अंदर की ओर ऐसे ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट मीन्स जस्ट लाइक रोटेटिंग लाइक दिस, एंड ये जो है थोड़ा सा, और बॉन्ड भी थोड़ा ऐसे मतलब ट्विस्ट होगा कुछ इस तरह थोड़ा सा आगे पीछे होगा और ट्विस्टिंग होगा। तो ये जो है टोटल 4 टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मीथेन मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिलेक्शन रूल फॉर एन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिलेक्शन रूल ये कहता है कि ये हमारा जैसे भी सपोज कीजिए हम ये स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं मीथेन मॉलिक्यूल का, तो मीथेन मॉलिक्यूल में हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड का जो एक डाइपोल होगा, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि दोनों का चार्ज सेपरेशन है और दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, मतलब बॉन्ड लेंथ है, तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट हमारा ज़रूर होगा। तो कहता है कि जब इस पर IR रेडिएशन हम लोग डालते हैं, व्हेन IR रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ मॉलिक्यूल, देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड मस्ट चेंज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड द चेंज्ड डाइपोल मोमेंट इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग IR रेडिएशन, देन सच मॉलिक्यूल विल IR एक्टिव। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये मॉलिक्यूल पर IR रेडिएशन पड़ रहा है तो ये मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो समय के साथ जो है उस समय बदलना चाहिए, मतलब डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूल जो है IR एक्टिव होगा, अदरवाइज IR एक्टिव नहीं होगा। इस सिलेक्शन रूल को नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।